नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार एसएम कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जुड़े हैं एक दूसरे के साथ यूपीएसआई के लेटेस्ट वैकेंसी को लेकर के, जो कि कल यानी 12 अगस्त 2025 को जारी कर दिया गया है और फॉर्म फिलअप होना भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूं आपको। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैंने मैथ से एमएससी किया है और अभी फिलहाल में भारत सरकार में एक एम्प्लॉय हूं। और इससे पहले मैंने बीपीएससी की परीक्षा दी थी मैथ ऑप्शनल को लेकर के, जिसमें मेरा सिलेक्शन माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के पद पर हुआ था, लेकिन मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मूल उद्देश्य की ओर। देखिए, इस लेक्चर का उद्देश्य है कि एक हम रणनीति बनाए, बेहतर रणनीति बनाए, ताकि ये जो सीटें आई हैं, इतनी सारी सीटें आई हैं, इसमें एक सिलेक्शन, एक सीट आपका पक्का हो सके। तो आज हम एक रणनीति बनाएंगे और उसके बाद हम रणनीति के तहत आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी तैयारी को परफेक्ट बनाएंगे। ठीक है, मैं हूं मनीष सर हैं, मिल करके आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएंगे और हमारी आशाएं रहेंगी और हमारा साथ रहेगा और निश्चित रूप से आपका भी साथ रहेगा और आप एक सीट लेकर यहां से जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आते हैं अपने मूल मुद्दे पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। नोटिफिकेशन जैसा कि देखिए 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। ठीक है, इसमें कितने तरह के पद हैं? पहला पद है एसआई सिविल, दूसरा पद है पीएसी। देखिए, एक हम इंट्रोडक्शन देंगे, हम डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, इसका एक संक्षिप्त विवरण हो जाएगा ताकि आपको पता चल जाए और आगे हमें क्या करना है इसका एक जानकारी मिल जाए आपको। ठीक है ना। तो चलिए, पीएसी में पद आए हैं एसआई के और विशेष सुरक्षा बल में, और उसके अलावा महिला बटालियन में। तो देखिए, 2 पद केवल पुरुषों के लिए आरक्षित हैं और 1 पद केवल महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है ना। और जो पहला पद है एसआई सिविल, पुरुष और महिला दोनों के लिए है और इसका जो ग्रेड पे है, देखिए ये 6ठे वेतन आयोग के अनुसार इसका पे स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें पे बैंड इसका 9300 से 34800 है और ग्रेड पे कितना है? 4200 है। ठीक है, जिसमें अभी जो है 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 6 की नौकरी हो जाएगी ये। ठीक है, अच्छा खासा इसका वेतन होता है। वेतन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेतन निर्धारित किया जाता है, शहरों के अनुसार कौन कौन से अलावेंस मिलते हैं। फिलहाल हमारा उद्देश्य आज के सेशन का ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आज हम एक रणनीति बनाए कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उसका कैटेगरी वाइज पदों का विवरण दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले एसआई सिविल। एसआई सिविल में टोटल कितने पद हैं? 4242 पद है। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी के तहत, किस कैटेगरी में कितने पद हैं। उसके बाद जो है आपका सशस्त्र पुलिस के लिए 135 पद है। उसका कैटेगरी वाइज विवरण यहाँ पर दिया गया है, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन होगा, आप उसमें से देख सकते हैं। पहले ही मैं बता चुका कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? एक ब्रीफ लेना इसका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा विशेष सुरक्षा बल है उसके लिए 60 सीटें हैं और जो महिला बटालियन है, महिला बटालियन के एसआई के लिए टोटल सीटें कितनी है? 106 हैं और कुल पद कितने हो जाएंगे? 4543 पद। टोटल इतने पद हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। जी जान से लग जाइए, जुड़े रहिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी और बाद में एकदम ग्रैंड पार्टी करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ सूचनाएं दी गई हैं कि परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। वो तो सारे जो भी भर्ती आती है उसमें सारा यही चीज लिखा जाता है ताकि सरकार के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत विपरीत परिस्थिति आ जाती तब वैकेंसी को कैंसिल किया जाता है या रिक्ति को घटाई जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि रिक्ति बढ़ती ही बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए कि एक डिस्क्लेमर दे दिया गया ताकि आप इसको उठा करके कोर्ट में ना पहुंच जाए। तो आयोग जो होता है, बोर्ड जो होता है, अपने रास्ते खुले रखते हैं ये
ताकि हम पे बाद में कोई आरोप ना लगा पाए। ठीक है, अब देखिए इसमें आवेदन करने की तिथि का विवरण दिया गया है। कब से प्रारंभ है तिथि? 12 अगस्त 2025 से, और अंतिम तिथि कब है? 11 सितंबर 2025 को। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि कितना है? प्रारंभ कब से है? 12 अगस्त से है, और कब तक है? 11 सितंबर तक। यानी कि 12 अगस्त से आप पेमेंट जमा कर सकते हैं, और लास्ट पेमेंट कब तक एक्सेप्ट किया जाएगा? 11 सितंबर तक। और आपने पेमेंट कर दिया लेकिन फॉर्म फाइनली फिलअप नहीं किया है, तो उसकी लास्ट डेट 2 दिन और आगे बढ़ा दी गई है, यानी कि आप 13 सितंबर तक भर सकते हैं। जबकि आपने अगर पेमेंट 11 सितंबर को कर दिया है तब, अगर 11 सितंबर तक पेमेंट नहीं किया है तो फिर फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप फॉर्म भर लीजिए, बाकी पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। फॉर्म ही नहीं भरा पाएगा तो फिर पढ़ लिख के फायदा क्या है? तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में वेबसाइट जो होता है वो काफी बिजी हो जाता है और बहुत से लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। चलिए, अब इसमें जो आवेदन शुल्क है वह कितना लिया जाएगा? तो केवल अनुसूचित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर के सबसे 500 रुपए लिए जाएंगे। और SC ST के लिए कितना है? 400 रुपए, यानी कि इनको 100 रुपए का रिबेट दिया गया है। और बाकी सारी कैटेगरी के महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए कितने हैं? 500 रुपए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका? तो किसी भी यूनिवर्सिटी में, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री चाहिए। डिग्री किसका? ग्रेजुएशन का। ठीक है, मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अब ये क्या कह रहा है कि देखिए, जब आप फॉर्म भर रहे हैं अभी, तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी डिग्री पूरी हो गई है, यानी कि आप पास कर चुके हैं, या तो आपका उसका अंक पत्र है यानी कि मार्कशीट है, या फिर उसका सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि आप अपेयरिंग यानी 3rd ईयर सेकेंड ईयर में है तो आप भर सकते हैं। अब चूंकि वैकेंसी 2-3 साल चलती है, अब 2025 में हो सकता है इसका जो क्लियर हो वो 26-27 हो जाए, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अब ऐसा नहीं है कि हम 2026 में ग्रेजुएशन पास करेंगे तो अभी आया है तभी हम भर दें, ऐसा नहीं होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब देखिए कुछ प्रिफरेंसेस दिए जाएंगे। अगर आपके पास कोई विशेष प्रकार की डिग्री है, विशेष प्रकार का सर्टिफिकेट है, तो उसमें आपको क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंस दिया जाएगा, ताकि अगर टाई ब्रेकर होता है तो उसमें आपको पहले सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो उस तरह के मतलब जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें किस तरह के क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? सबसे पहले आपको ओ लेवल, अगर आपके पास है 2-1, पहले एक संस्था थी अभी भी है, 2-1 वगैरह से अगर आपके पास ओ लेवल की सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ओ लेवल आपने किया हुआ है, तो वो होना चाहिए। या प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सर्विस होनी चाहिए। और तीसरा है एनसीसी में बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीसी बहुत तरह के सर्टिफिकेट देती है, A B C। ठीक है, तो बी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, होना नहीं चाहिए मतलब कि अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि है होना ही चाहिए, अगर है तो आपको फायदा मिल सकता है। कब मिलेगा हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, हालांकि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा अंक आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और सबसे बड़ी बात देखिए, नोट में लिख दिया गया है कि अगर आपके पास एक से अधिक अधिमानी अर्हता सर्टिफिकेट है, यानी कि प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट है, तो आपको एक के ही बदले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने तीनों का तीनों सर्टिफिकेट रखा गया है तो आपको 3 गुना ज्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर तीनों है तो किसी एक को ही इसमें कंसिडर किया जाएगा, एक को ही माना जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक है और सामने वाले के पास 3 है तो उसको 3 गुना ज्यादा हमसे प्रेफरेंस मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसको भी उतनी ही प्रेफरेंस मिलेगी जितना हमें मिलेगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लिखित परीक्षा
किस प्रकार की होगी उसका प्रारूप दिया गया है। टोटल कितने अंकों के सवाल होंगे? 400 अंकों के होंगे। टोटल कितने प्रश्न होंगे? 160, क्योंकि इसमें 4 सेक्शन है, ठीक है, और प्रत्येक सेक्शन में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक सेक्शन का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो कितना होगा? 100 अंक का। कौन कौन से सेक्शन होंगे? सामान्य हिंदी। दूसरा सेक्शन कौन सा होगा? मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का। इसमें भी 40 प्रश्न और 100 अंक। तीसरा सेक्शन क्या होगा? संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें देखिए क्या है ना कि यूपीएसआई में मैथ रीजनिंग दोनों में जोड़ दिया गया। ये 2 सेक्शन है ना, दोनों में मैथ रीजनिंग आपको मिलेंगे, ठीक है ना। रीजनिंग में मैथ के कुछ पार्ट मिल जाएंगे और मैथ में रीजनिंग के कुछ आपको पार्ट मिल जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों ही मैं कराऊंगा, ठीक है। तो सेक्शन 3 में भी कितने हैं? 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 अंक के, और सेक्शन 4 में भी 40 क्वेश्चन 100 अंक के। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन कितने अंक का हो गया? 2.5 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें यह है कि किसी भी एक सेक्शन में 35% से कम अंक नहीं होना चाहिए, यानी कि पासिंग मार्क्स 35% होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि 100 अंक का अगर एक सेक्शन है तो उसमें कम से कम आपको 35 नंबर लाना जरूरी है। उसके साथ ही साथ अगर कुल पेपर 400 नंबरों का है तो कम से कम 50% यानी कि 200 नंबर आपको लाना जरूरी है। तो कंफ्यूज मत करिएगा कि कम से कम 35 ला दिए और चारों को मिलाकर 140 हो गया तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका किसके लिए? एक सेक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन पूरे पेपर के लिए कम से कम जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% यानी कि 200 होना चाहिए। 200 नंबर से कम होगा तो आप पास नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक सेक्शन यानी कि आपका हिंदी में 35 आ गया तो इसमें जो 15 नंबर 50 से कम हो रहा है उसको आप भरपाई कर सकते हैं किस में? या तो आप सेक्शन 2 से यानी कि जनरल नॉलेज वाले से, या फिर सेक्शन 3 मैथ या सेक्शन 4 रीजनिंग से भरपाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुल मिलाकर के आपको कम से कम 200 लाना होगा। तो दोनों ही चीजें यहां पर लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर आयोग ने अपना जो पक्ष है खुला छोड़ रखा है, ठीक है। पहले लोग पहुंच जाते थे ना कि आपने नोटिफिकेशन में लिखा था एकल पाली में एकल शिफ्ट में लिया जाएगा, तो इसने आयोग ने साफ साफ लिख दिया गया है कि हमारी मर्जी, हम एक पाली में ले या एक से अधिक पाली में ले, हम एक दिन में ले या एक से अधिक दिन में ले, अब ये तुम्हारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब है। तो इसने अपने एंड को खुला छोड़ दिया है। अब उसकी मर्जी, वो जैसे परीक्षा ले, एक पाली में भी ले सकता है, एक से अधिक पाली में भी ले सकता है, एक दिन में ले सकता है या एक से अधिक दिन में भी ले सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि आपकी परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, परीक्षा कैसी होगी? ऑफलाइन, कागज और कलम सहित, लिखा है यहां पर कलम और कागज आधारित परीक्षा होगी, जिसमें आपको ओएमआर भरना होगा। ओएमआर आप लोग जानते हैं ना, जिसमें गोला मारा जाता है, गोला रंगा जाता है, तो आपको इसमें गोला भरने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परीक्षा का ड्यूरेशन कितना होगा? 2 घंटे यानी कि 120 मिनट होगा, ठीक है। और कुल प्रश्न कितने होंगे? 160, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि जीके और हिंदी में आप प्रश्नों को 1 मिनट से कम समय में कर सकते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग के प्रश्नों में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि उस टाइम को आप कम कर सके, यानी कि मैथ और रीजनिंग की स्पीड को आप इंप्रूव कर सके, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है ना। चलिए लिखित परीक्षा के 4 सेक्शन होंगे, हमने पहले देख लिया है, ठीक है। ओएमआर भरना है, हमने देख लिया है कि 4 विकल्प होंगे और उनमें से एक विकल्प आपको चुन करके उसको रंग देना है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इसमें कि ओएमआर जो दिया जाएगा उसमें उसकी 3 कॉपी होगी,
3 कॉपी होगी। पहला कॉपी जो होगा वो स्कैनिंग के लिए रखा जाएगा, यानी कि मशीन में स्कैन किया जाएगा और स्कैन करके जो भी आपने गोले रहेंगे उसके आधार पर आपके मार्क्स दिए जाएंगे, आपके अंक दिए जाएंगे। ठीक है। दूसरा कॉपी होगा बोर्ड अपने रिकॉर्ड के लिए, अभिलेख के लिए, फ्यूचर में जो जरूरत पड़ सकती है उसके लिए वो सुरक्षित रखेगा। और तीसरा कॉपी आपके पास रहेगा और ये क्लियरली मेंशन होगा आपके ओएमआर शीट पर कि कौन सा स्कैनिंग के लिए जाएगा, कौन सा बोर्ड रिकॉर्ड के लिए रखेगा और कौन सा आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो गलती हरगिज मत करिएगा, ऐसा ना हो कि आप जो स्कैनिंग वाली हो या फिर बोर्ड की जो प्रति हो वो अपने साथ ले आए। आपको अपना स्टूडेंट कॉपी ही साथ में लेके आना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। नहीं तो साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन यानी कि कैंडिडेचर निरस्त माना जाएगा। और कैसे निरस्त माना जाएगा? स्वतः निरस्त माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखिएगा कि मूल प्रति यानी कि स्कैनिंग वाली जो कॉपी होगी उसको आपको बिल्कुल नहीं लेके आना है। एक बार आप बोर्ड वाली लेके आ सकते हैं क्योंकि उसके बारे में इसने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है। चलिए, अब ये है कि कहां पर मिलेगा तो ये आपको पता है। अब ये भी है कि आपको बोर्ड की वेबसाइट पर समय समय पर इसकी सूचनाएं दी जाएंगी। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें बोर्ड ने कहा है कि अगर मान लीजिए कि एक पाली और एक दिन में मतलब कि संपन्न कर दी जाती है परीक्षा, तो उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। मतलब किसी के कितने भी नंबर आए हैं उसके आधार पर मेरिट बन जाएगा। लेकिन अगर एक से अधिक पाली में परीक्षा हुई, एक से अधिक दिन में परीक्षा हुई, तो किसी को आसान मिल सकता है, किसी को कठिन मिल सकता है, किसी को हिंदी हार्ड मिलेगा, किसी को मैथ आसान मिलेगा, किसी को मैथ कठिन मिलेगा, तो हिंदी आसान मिल जाएगा। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब देखिए इसका हिंदी कितना कठिन लिखा गया, प्रसामान्यीकरण, जीभ लटपटा जा रहा है भाई इसमें। ठीक है। तो आप इंग्लिश ही इसका जानिए कि क्या है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है अगर आप कमेंट देंगे तो मैं नॉर्मलाइजेशन के लिए एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। हालांकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपने ज्ञान के लिए अगर इसको जानना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं इसके लिए नॉर्मलाइजेशन के लिए एक वीडियो बना दूंगा। और नॉर्मलाइजेशन की बहुत सारी विधियां होती है, कोई मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं है नॉर्मलाइजेशन की। हर एक आयोग, हर एक बोर्ड अपने हिसाब से नॉर्मलाइज करता है। तो कितने तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप मतलब अपने ज्ञान में वर्धन चाहते हैं तो। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, एक बात यह भी है कि इसमें देखिए सबसे पहले जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा अलग अलग सेक्शन का। ठीक है। किसका किया जाएगा? प्रत्येक विषय में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमतः प्रसामान्यीकरण किया जाएगा। यानी कि हर एक सेक्शन का सबसे पहले, यानी कि अगर हिंदी है तो हिंदी का नॉर्मलाइजेशन अलग से किया जाएगा हर एक पेपर को लेकर के। मूल विधि और संविधान को पेपर को हर एक पालियों के मिलाकर के नॉर्मलाइजेशन अलग से किया जाएगा। मैथ रीजनिंग का अलग से किया जाएगा। ठीक है। और फिर उस नॉर्मलाइजेशन से जो मार्क्स मिलेगा उसको जोड़ करके एक फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक प्रश्न का एक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प ही उत्तर के रूप में अंकित करे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो आपको सबसे ज्यादा सही लगे उसको आपको चुनना है। एक जगह इसमें लिखा हुआ है तो अगर मान लीजिए कि एक ही प्रश्न के एक से अधिक सही उत्तर लग रहे हैं तो वो सही माना जाएगा जो सबसे ज्यादा सही होगा। अब इस तरह के केस नॉर्मली रीजनिंग में ज्यादा आते हैं, कभी कभी जीएस में भी ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं कि एक प्रश्न है उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उन उपलब्ध विकल्पों में से एक से अधिक जो विकल्प हैं वो सही होते हैं। ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो सर्वाधिक सही होगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा, उसको आपको चुनना है। अब सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा ये आपको नहीं पता है, ये किसको पता है? आयोग को। अब इस मामले में जो आयोग कह देगा वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। चलिए
अब देखिए इसमें कह रहा है कि हिंदी विषय को छोड़ करके बाकी सभी विषयों के जो प्रश्न होंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये देखिए कि इसमें क्या कह रहा है कि लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्न एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपकी परीक्षा संपन्न हो जाएगी, आंसर की जारी किया जाएगा बोर्ड की तरफ से, और एक मॉडल आंसर जो दिया जाएगा उसमें अगर आपको लगता है कि अगर कोई प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है या प्रश्न गलत दिया गया है तो आप आयोग को भेज सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि कोई प्रश्न ही गलत है या प्रश्न के जो उत्तर विकल्प जो दिए गए हैं वो चारों के चारों गलत है, तो उस केस में आप मतलब कि उस प्रश्नों को हटाकर इस विधि के द्वारा क्या किया जाएगा, वह अंक सारे विद्यार्थियों में बांट दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक मानक परीक्षा, ये आपको पता होगा क्या है। इसमें देखिए मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। ठीक है, और मेल के लिए किस किस में शारीरिक मानक परीक्षण लिया जाएगा, हाइट और चेस्ट। तो मेल के लिए हाइट क्या रहेगा, 168 सेंटीमीटर सबके लिए, किसको छोड़ करके, केवल एसटी को छोड़ करके, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति को छोड़ करके बाकी सबके लिए हाइट कितना रहेगा, 168 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, चलिए चेस्ट कितना रहेगा यानी कि सीना कितना रहेगा, तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, किसके लिए, एसटी को छोड़ करके सबके लिए। और एसटी के लिए कितना रहेगा, 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुला करके। नॉर्मली जो एक्सपेंशन होता है 5 सेंटीमीटर का माना जाता है। ठीक है ना, और उतना कम से कम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए दो चीज है, वेट और हाइट। वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, किसके लिए, एसटी की महिला को छोड़ करके सबके लिए। और एसटी की महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जो उनका वजन होगा, वेट होगा, वो कितना होना चाहिए, कम से कम 40 किलोग्राम। आप पुलिस में भर्ती होने जा रही है तो कम से कम खाया पिया हुआ शरीर होना चाहिए। कहीं अपराधियों से मुठभेड़ हो जाए तो कम से कम दो हाथ हो भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उसके डांट से एकदम गिर गए, तो उस तरह का भी व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। ये एक न्यूनतम शारीरिक मापदंड होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए ये दोनों परीक्षा अगर पास कर लेते हैं, मतलब ये परीक्षा नहीं, मेनली आपकी जांच की जाएगी एक बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें हो जाती है, यानी कि आप दो चीजें नहीं, आप बेसिकली तीन चीज हो गया। पहले तो आपका सबसे पहले क्या होगा, रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम आपने पास कर लिया। फिर आपका क्या होगा, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है उसका जांच होगा, और उसके बाद आपका शारीरिक मापदंड की जांच होगी। अगर ये तीनों चीज हो गया तब आपको क्या किया जाएगा, दोहराया जाएगा। ठीक है, सिपाही उपाही की भर्ती में क्या होता है, नॉर्मली पहले होता था, कहीं कहीं आज भी होता है कि पहले दौड़ा दिया जाता था, क्योंकि सिपाही को सिपाही की तरह काम करना होता है और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि भाई आपको शरीर से ज्यादा काम करना है। ठीक है, जबकि आप दरोगा बन के जाते हैं तो शरीर के साथ साथ आपका बुद्धि भी थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, बुद्धि भी आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो शारीरिक दक्षता में क्या है, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग है। ठीक है, पुरुष के लिए क्या है, 4800 मीटर मतलब 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में पूरा करना है, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर मतलब 2400 मीटर 16 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब उसके बाद आती है मेरिट की बात। अगर मान लीजिए कि सारा कुछ हो गया, अब हाँ ये ध्यान दीजिएगा कि शारीरिक जांच में और शारीरिक दक्षता परीक्षण में कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा आपको, ये आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो सारा मार्क्स किस पे मिलेगा आपको, केवल रिटेन एग्जाम में। अगर मान लीजिए कि रिटेन एग्जाम में एक से अधिक विद्यार्थी का नंबर एक समान आ गया तो उसमें टाई ब्रेक कैसे होगा। ठीक है, मान लीजिए कि लास्ट में दो व्यक्ति एक ही जितना नंबर, जैसे 4543 सीट है तो 4543वां सीट जो है
अगर उसमें दो व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया, दो व्यक्ति अगर एक ही बराबर नंबर लेके आ गए, ठीक है, तो उसका टाई ब्रेक कैसे होगा? तो उसका टाई ब्रेक होगा, सबसे पहले तो जो आपको पहले बताए थे कि प्रेफरेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अधिमानी अर्हता, अगर वो आपके पास है तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अब वो काम यहां आएगा, यानी कि डोएक का ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, या फिर आप किसी प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की नौकरी कर चुके हो, या फिर एनसीसी में बी सर्टिफिकेट हो आपके पास, तीनों में से कोई एक हो, तो आपको अगर दो व्यक्तियों का एक ही समान नंबर आ गया, तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। और साफ साफ लिखा है कि अगर एक से ज्यादा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको एक ही सर्टिफिकेट आपके पास माना जाएगा, ठीक है ना। अगर दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनका मार्क्स भी बराबर है और दोनों के पास वो जो 2.7 में था वो सर्टिफिकेट भी दोनों के पास है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जिनकी आयु अधिक है, जिनका एज अधिक है, उनको मौका दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार ये मान के चलती है, बोर्ड ये मान के चलता है कि आप कम उम्र के हैं, अगली बार आप फिर से तैयारी कर सकते हैं। अब जिसका एज हो गया भाई वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अधिक जो आयु वाले हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर मान लो कि एज भी बराबर हो गया है, तब क्या होगा? तो उसमें क्या किया जाएगा कि उनके हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उनमें जो नाम लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में, अब उसमें जो पहले आएगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी ए पहले आएगा तो ए को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे डिक्शनरी करते हैं, मान लो कि दो लोगों का नाम ए से है, ए का मान लो कि अजय है और एक का नाम अजीत है, अब भाई क्या होगा? तो सबसे पहले ए देखा जाए, देखो ए भी बराबर, जे भी है, जे भी बराबर, अब उसके बाद क्या आ रहा है? ए, और उसके बाद क्या आ रहा है? आई। तो कौन पहले आ रहा है? ए आ रहा है, तो अजय क्या होगा? सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भाई अब क्या करना, अपने बच्चों का नाम कैसे लिखना? ए ए ए ए ए भर देना पूरा ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस हमारा क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और हम लोग कैसे तैयारी करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ये हमने तो देख लिया था कि 4 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन में 40 प्रश्न और प्रत्येक सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स 100, टोटल 160 प्रश्न, कुल 400 अंक, और एक प्रश्न की वैल्यू कितने? 2.5 मार्क्स की होगी, ठीक है। चलो अब देखो, इसमें मैथ और रीजनिंग में आपको पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, और आप इस पे देखिए, क्योंकि एसआई में मैथ और रीजनिंग का, मैथ प्लस रीजनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बात समझिए। क्योंकि टोटल 80 नंबर, यानी कि 200 नंबरों का ये दोनों सेक्शन है, और 200 में आप 170 से लेकर के 190 तक मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम काम आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान देते हुए इन दोनों सेक्शन को तैयार करना है, और इसकी जिम्मेदारी मेरी है, कैसे मैं तैयार करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे सिलेबस में है, उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं, और अगले सेक्शन में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला हमारा क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में होल नंबर क्या होता है, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है, अपूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। फिर से मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं, इसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण, गुणा भाग जोड़ घटाव, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है, ठीक है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ना है। देखिए, मैं आपको बस केवल ये बता दे रहा हूँ, अपने सिलेबस को आप नोट कर लीजिए, मैं डिटेल यहाँ पर नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी वीडियो लगभग 30 मिनट की होने जा रही है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, बस सिलेबस का एक ब्रीफ दे देता हूं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम होगा, ठीक है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। उसके बाद परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। पार्टनरशिप, भागीदारी,
ए कुछ पैसा लेके आया, बी कुछ पैसा लेके आया, दोनों बिजनेस किया, हिस्सेदारी लाभ में हिस्सेदारी कितने कितने होगी, ये पार्टनरशिप। एवरेज कुछ नंबर दे दिया गया, कुछ लोगों की आयु बता दी गई, बोल दिया गया कि कितनी औसत आयु होगी, एवरेज हो गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क, रमेश सुरेश मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है, रमेश अकेला फलाने दिन में करता है, तो सुरेश कितने दिन में करेगा, इस तरह का प्रश्न आता है इसमें। टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब कि कोई भी गाड़ी पटना से दिल्ली चली, उसको इतना समय लगा और इतने दूरी तय की, तो चाल कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, इतने आसान नहीं होते हैं, इसमें सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। एक बार आप सिलेबस से गो थ्रू हो लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद टेबल और ग्राफ का यूजेज है। तो देखिए टेबल और ग्राफ इसमें जो है आपका मेनली जो है डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि ग्राफ दे दिया जाएगा या टेबल दे दिया जाएगा, उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें करेंगे, बहुत आसान होता है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। पाई चार्ट क्या होता है, बार डायग्राम क्या होता है, सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, ज्यामितीय स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो ज्यामितीय संरचनाएं होती हैं उसका आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, मतलब कि और भी जितने सारी चीजें हैं इसमें मैथ में डाल दिया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसमें आपको बीजगणित से कुछ प्रश्न होंगे, लेकिन त्रिकोणोमेट्री से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका संख्यात्मक परीक्षा। अब मानसिक योग्यता परीक्षा इसी में दिया गया है, देखो मतलब रीजनिंग भी इसी में डाल दिया गया, लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, मतलब कि संकेत संबंध, कोई संकेत दिया जाएगा, उस संकेत पे क्या संबंध आपको निकालना है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट। ठीक है, कुछ दे दिया जाएगा, उससे आपको कह दिया जाएगा इससे शब्दों की रचना करिए। लेटर एंड नंबर सीरीज, लेटर और नंबर सीरीज आपको पता है ना कि मान लीजिए कि नंबर कुछ सीरीज दे दिया जाएगा 12 14 16 कह दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद मान लीजिए कि ऐसे ऐसे दे दिया गया, फिर कह दिया जाएगा ए ए बी, फिर ए बी बी, तो कहेगा कि अगला इस सीरीज में क्या होगा, तो लेटर और नंबर सीरीज में यही होते हैं। ठीक है, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी, मतलब कि जो समरूपता होती है शब्दों की और वर्णमाला में जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी जो समरूपता होती है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमन सेंस, आपके पास कॉमन सेंस है कि नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान है कि नहीं है, इसका टेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये रीजनिंग में भी यही चीजें दिया गया है, यानी कि मिक्स कर दिया, मैथ को रीजनिंग में घुसा दिया है, रीजनिंग को मैथ में घुसा दिया है। ठीक है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, वही आपका डायग्राम और इससे क्वेश्चन होगा, चार्ट से होगा, तो ये प्रश्न हो गए। ठीक है, फोर्सफुल एंड आर्गुमेंट, प्रभावी तर्क, फिर उसके बाद डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, कुछ चीजें दे दिया जाएंगे, बोलेगा कि इसके छिपे हुए मीनिंग निकालिए। ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसका भाव क्या है ये बताइए। तो ये हो गया मैथ का आपका। ठीक है, मेंटल एबिलिटी का हो गया, इसमें रीजनिंग कुछ पार्ट जोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद देखते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन सा सेक्शन होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, रिलेशन एंड एनालॉगी टेस्ट, मतलब संबंध और आंशिक समानता, इसको समरूपता भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो समरूपता में और समानता में अंतर क्या है। समरूपता का मतलब एक ही रूप जैसा, और समानता का मतलब रूप और आकार दोनों एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि ये त्रिभुज है और एक छोटा सा त्रिभुज है, तो अगर मान लो कि ये दोनों त्रिभुज के तीनों जो एंगल, तीनों कोण अगर 60-60 डिग्री के हैं, तो कहा जाएगा कि समरूप है, क्योंकि है तो एक ही जैसा लेकिन बस इससे छोटा है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा बच्चा होगा, ठीक है, तो लोग कहेंगे कि देखो बाप पर गया है, बाप गया है का मतलब क्या है कि बाप के समरूप है, उसके बराबर नहीं है, उसके आकार का नहीं है, लेकिन उसका जो शकल सूरत मिलता है, हाव भाव मिलता है, वो किसके जैसा है, बाप के जैसा है, तो वह क्या है, बाप के समरूप है। लेकिन जब हम समानता की बात करते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई डिट्टो एक जैसा होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई आकार। जैसे मान लो कि ये अगर त्रिभुज है और इसी के बराबर हमने कर दिया, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है,
समरूपता समानता में अंतर समझ में आ गया। चलो कुछ दे देगा कि कुछ चीजें दे दी जाएंगी, उसमें ये निकालना होगा कि इसमें असमान कौन है। बहुत ही आसान होता है ये, ठीक है। सीरीज कंप्लीट करना होगा, नंबर की सीरीज दे दी जाएगी, अल्फाबेट की सीरीज दे दिया जाएगा, उसमें आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग देखो ऊपर भी दिया गया था, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग आपको क्या करना है, उससे प्रश्न होंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो डायरेक्शन टेस्ट किस में था, ये ऊपर वाले में भी था, यहाँ पर भी था, मतलब मेंटल एबिलिटी वाले पार्ट में भी इसको डाल दिया गया है, ठीक है। ब्लड रिलेशन, मतलब कि बाप का, दादा का, भाई का, चाचा का, किसका किससे संबंध है, ये सारा इसमें पूछा जाएगा। इसमें आप अपने सारे रिश्तेदारों को पहचान जाएंगे, जहां नहीं गए हैं, जिन रिश्तेदारों से आप कभी मिले नहीं है, उनके बारे में भी आप जान जाएंगे, उनके बारे में भी आप कल्पना कर लेंगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है, बहुत मन लगा के पढ़ेंगे हम लोग इसको। चलिए, फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, मतलब वर्णमाला पर आधारित प्रश्न का मतलब ये है कि वर्णमाला में जो उनके पोजीशंस होते हैं, जैसे मान लो कि ए 1 पर आ गया, बी 2 पर आ गया, ई 5 पर आ गया, जे 10 पे आ गया, तो वो पोजीशन को लेकर के या और भी बहुत तरह के प्रश्न इसमें होते हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है। तो डिटेल इसको हम लोग देखेंगे। टाइम एंड सीक्वेंस टेस्ट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट का मतलब क्या है, घड़ी आधारित प्रश्न, कैलेंडर आधारित प्रश्न, फलाने तारीख को शुक्रवार था तो चिल्लाने तारीख को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, तो जो मैथमेटिकल रीजनिंग होता है बेसिकली, उससे संबंधित प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है। और अरेंजिंग इन ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करने के लिए चीजें दी जाएंगी, कुछ चीजें दे दी जाएंगी, बोला जाएगा इसको ऑर्डर में आप अरेंज करिए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, एनालॉगी, समरूपता, सिमिलैरिटी, समानता, समरूपता समानता भी मैंने आपको बताया। भिन्नता, मतलब कि कुछ वस्तुएं दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इसमें अलग कौन दिख रहा है, तो भिन्नता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, स्पेस विजुअलाइजेशन, कहने का मतलब है कि खाली स्थान दे दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा इसमें कौन सा चीज आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ समस्याएं आपको दे दी जाएंगी, कहा जाएगा कि इससे क्या हल निकलता है, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस जजमेंट, मतलब कि कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको विश्लेषण करना है। ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग से प्रश्न रहेंगे, विजुअल मेमोरी से प्रश्न रहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन से प्रश्न रहेंगे, ऑब्जर्वेशन से प्रश्न रहेंगे, रिलेशनशिप से प्रश्न रहेंगे, जैसे ऊपर ब्लड रिलेशन देखें उसी तरह के प्रश्न इसमें भी रिलेशनशिप में रहेंगे। कंसेप्ट से आधारित इस पे प्रश्न रहेंगे। एरिथमेटिकल रीजनिंग से रहेंगे, बेसिकली एरिथमेटिकल मैथमेटिकल रीजनिंग होता है ये, ठीक है। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो, वर्बल और नॉन वर्बल मुझे पता है कि आप लोग को पता होगा, नहीं भी पता कोई बात नहीं है, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आराम से पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना है और दरोगा जी बन के निकलना है, ठीक है ना। चलो, अब अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, ठीक है, वही होगा, सीरीज या सीक्वेंस से संबंधित प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है। एबिलिटीज टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम डिटेल देखेंगे। समझ में आ गया। तो ये रहा हमारा रूपरेखा। अब इस पर आधारित हम प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे। अब इतना भारी भरकम सिलेबस तो दिया गया, आधी चीजें तुम्हारी समझ में आ रही होंगी, आधी नहीं आ रही होंगी, तो एक दिन में सिलेबस के सारे एस्पेक्ट्स को मैं आराम से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में बहुत से नए विचारों को लेकर के, ठीक है। चलिए।